नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा दिन था आज का हमारे देश के लिए, खासकर आज जो हमारी अर्थव्यवस्था उसके लिए तो बहुत ही बड़ा दिन था। आज है 1 फरवरी। क्या है? आज 1 फरवरी 2021 का दिन है और आज आ चुका है हमारे देश का यूनियन बजट 2021-22। उसमें ही फंड एलोकेशन हुआ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, साथ में कुछ टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये यूनियन बजट का जो सेशन होगा 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आज फंड एलोकेशन, और कल हम डिस्कस करेंगे जो भी नई स्कीम वगैरह इस बजट में पेश की गई है सरकार की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। क्या टैक्स स्लैब रखा गया है, किसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, किसके ऊपर कम किया गया है, ड्यूटीज़ कौन सी लगाई गई है, किस पे कम की गई है, और क्या नया लाई है सरकार और क्या परिवर्तित करी है, यानी कि पुरानी स्कीम थी उसमें से क्या चेंज करे, सबके बारे में बात करेंगे हम कल। और आज से हमें शुरू करना था ग्रेड बी की सीरीज़, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी की सीरीज़ अब मैंने पोस्टपोन कर दी है 3 फरवरी तक। पहले हम बजट के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है इस साल का। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक हो, रेलवे, इंश्योरेंस, एसएससी, सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और यूनियन बजट 2021-22 के ऊपर ये रही आपका पहली स्लाइड। देखिए, बजट में इस्तेमाल होने वाले कठिन शब्दों का आसान सा मतलब हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे फाइनेंस बिल क्या होता है, बजट एस्टिमेट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कंसोलिडेट फंड्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉरपोरेट टैक्स और शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, फाइनेंस बिल या फिर वित्त विधेयक, ये क्या होता है? बजट पेश होने के बाद, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, ठीक है, उसके बाद संसद में सरकार फाइनेंस बिल पेश करती है। इसमें सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है, यानी कि सरकार ने कहाँ से कमाई की है, सरकार ने कहाँ से यानी कि बोरोइंग करी है, यानी उधार कहाँ से लिए हैं, या फिर सरकार के पास यानी टैक्स कितना आया है। ये सारी चीज़ें काय में होती है? फाइनेंस बिल में होती है। जैसे बिल बजट पेश हो जाता है उसके तुरंत बाद लेकर आती है सरकार क्या? फाइनेंस बिल। नेक्स्ट देखते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि विनियोग विधेयक। ठीक है, ये बिल भी क्या होता है? फाइनेंस बिल के साथ ही आता है। ठीक है, जो एप्रोप्रिएशन बिल है ये भी फाइनेंस बिल के साथ ही पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खर्चों का ब्यूरो होता है। देखिए, अगर बात करें हम फाइनेंस बिल की, तो फाइनेंस बिल में क्या होता है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आया है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है कि सरकार ने खर्चा कहाँ पे करा है। इस सभी चीज़ों का ब्यौरा होता है कहाँ में? एप्रोप्रिएशन बिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एस्टिमेट, यानी कि बजट का अनुमान क्या होता है। यानी कि कभी भी अपन जाते हैं ना, मान लो आपके ऊपर का उदाहरण लो, जैसे अपन मार्केट जाते हैं कुछ भी शॉपिंग वगैरह करने, तो बोलते हैं कि यार 3,000 रुपये यानी कि यार हो सकता है खर्चा हो जाएंगे। ठीक है, 3,000 रुपये, तो वो आपका क्या होता है? बजट एस्टिमेट है, तो एक काम करते हैं 4,000 रुपये लेके चलते हैं। तो आपका जो अनुमान कितना? 3,000 रुपये का, लेकिन आप कितना जाते हैं? 4,000 रुपये। यानी हमेशा जेब में ज़्यादा पैसे रखता है सामने वाला, ताकि दुर्गति ना हो जाए जाके। तो उसी तरह से ये बजट एस्टिमेशन भी होता है, यानी आने वाले वित्त वर्ष में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो कमाई और खर्च का अनुमान बताती है उसे बजट एस्टिमेशन कहते हैं। आपने अनुमान लगा दिया 3,000 रुपये का खर्चा आएगा इसमें, अपन ये सामान खरीदने जा रहे हैं, पर्टिकुलर फलाना सामान लेके आ रहे हैं, तो वो क्या आपका बजट एस्टिमेट होता है। उसी तरह सरकार का भी बजट एस्टिमेट है। ठीक है, याद रखना। रिवाइज एस्टिमेट यानी कि संशोधित अनुमान क्या होता है? देखो, आप लेके कितने गए थे? 3,000 रुपये। दुर्भाग्य, या फिर मान लो दुर्भाग्य से, या तो आपके कितने हो गए खर्च? 3,500 रुपये खर्च हो गए, या फिर 2,750 रुपये खर्च हो गए। तो ये क्या हुआ? आपका रिवाइज एस्टिमेट हुआ। यार खर्चा तो मैंने 3,000 का सोचा था, हो कितना गया? 2,750 का। या फिर ये सब भी हो सकता है आप 3,000 सोच के गए हो, वो कितने का गया? 3,500 का खर्च। ठीक है, देखो, पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था उसे फिर से संशोधित करके पेश करती है, तो उसे रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। तो इस बार तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्यों? कोरोना वायरस महामारी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, एक्चुअल यानी वास्तविक। 2 साल पहले सरकार ने असल में जितना कमाया
और जितना खर्च किया उसे एक्चुअल कहते हैं। यानी 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं सरकार अभी थोड़ी देर में पेश करेगी आंकड़े इसके। 2 साल पहले मतलब कब? 2019 में सरकार ने जितना कमाया होगा, जितना खर्च किया होगा, उसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल कहेंगे, जो इस 2021 में पेश किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, सरकार की कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा है, यानी सरकार घाटे में है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। देखो सरकार कितना कमा रही है? 100 रुपये कमा रही है, लेकिन खर्चा कितनी कर रही है? 102 रुपये कर रही है। तो ये 2 रुपये का जो डिफरेंस आएगा ये क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट होगा, ठीक है, याद रखना। फिस्कल सरप्लस यानी कि राजकोषीय मुनाफा, सरकार की कमाई ज़्यादा है और खर्च कम है, यानी सरकार फ़ायदे में है तो उसे फिस्कल सरप्लस कहेंगे। देखो 100 रुपये की आपकी कमाई है और खर्चा कितना हो रहा है? 98 रुपये का, तो ये 2 रुपये क्या है? सरप्लस हो गए ना, ठीक है, यानी 2 रुपये की बचत हो गई। कमाई ज़्यादा, खर्चे कम है, ठीक है, ऐसा होता है। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतनी ही कमाई नहीं हुई तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। मतलब आपने सोचा था पीओ बन जाएं बैंक में, लेकिन क्या हुआ? क्लर्क बन गए, ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपके लिए रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। कहाँ पे? यहाँ पे 50,000 रुपये मिलना थे सैलरी में, कहाँ यहाँ पे 30,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, ये आपके लिए क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। याद रखना, इस तरह का सरकार का भी होता है। सरकार ने पिछले बार क्या सोचा था? क्या डिसइन्वेस्टमेंट से 2 लाख और माफ़ कीजिएगा 2.1 लाख करोड़ क्या करेंगे? गेन करेंगे, यानी कि कमाएंगे, जुटाएंगे, कमाई जुटाएंगे, लेकिन 15,000 करोड़ का भी क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया उनका, ठीक है, याद रखना। टैक्स यानी कर, टैक्स कितने 2 तरह के होते हैं, आप सभी को पता होगा। डायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स जो सरकार आम आदमी से सीधे लेती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? वो टैक्स जो आम आदमी से इनडायरेक्टली लिया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ, कस्टम ड्यूटी हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, वगैरह वगैरह। देखो एक रेस्टोरेंट में आप खाना जो इनकम टैक्स देते हो, आपको तो पता होगा इनकम टैक्स ज़्यादा सीधे ही कटता, प्रॉपर्टी टैक्स भी सीधा क्या होता है, आपके घर पे आता होगा प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद आती होगी कि ये दो, ये फलाना फलाना अमाउंट है, इतना आपको टैक्स भरना होगा। लेकिन देखो अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो आप जब भी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने जाओगे या कोई भी चीज़ मंगवाओगे, तो उसमें क्या होगा? जो एक्चुअल अमाउंट होगा उस पर्टिकुलर आइटम का वो तो लिखा रहेगा, प्लस जीएसटी लिखा रहेगा। मतलब क्या है कि टैक्स आप खुद ही चुकाते हो, कौन सा डायरेक्ट टैक्स तो आप खुद ही चुकाते हो, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा आपके बिहाफ पे कौन? रेस्टोरेंट चुकाएगा, ठीक है, कौन चुकाएगा? रेस्टोरेंट चुकाएगा आपके बिहाफ पर, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप जा रहे हो क्या सीधे वहाँ पर? इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जा रहे हो ना, कौन जा रहा है? रेस्टोरेंट जा रहा है, तो वो चुकाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स यानी आयकर, ये टैक्स आपकी कमाई पर लगता है। इसके अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है तो उस पर भी इनकम टैक्स देना होता है। मान लो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, मान लो शेयर मार्केट पे किया हुआ है, ठीक है, तो उससे जो कमाई होगी ना उस पर भी टैक्स लगेगा। क्यों? कमा तो आप ही रहे हो ना, इन्वेस्ट किया है, उस पर ब्याज मिल रहा है, तो उस पर भी इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा, वो भी आपकी इनकम ही हुई है, ठीक है, याद रखना। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? कॉरपोरेट टैक्स जो होता है कंपनियों या फार्मों को अपनी कमाई पर सरकार को टैक्स देना होता है, इसे ही कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है कॉरपोरेट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, ये क्या होता है? देश के अंदर ही बने वाले सामान पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, देश के अंदर ही बनने वाले सामान पर, ठीक है। मतलब जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत जितना भी सामान हमारे देश में बनता है उस पर जो है एक्साइज, उस पर भी क्या लगता है? टैक्स लगता है, तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं? हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, सीमा शुल्क नाम से देखो, सीमा शुल्क बॉर्डर वाला शुल्क, बॉर्डर जो भी सामान दूसरे देश से आ रहा है, यानी कि बॉर्डर पार करके आ रहा है, सीमा पार करके आ रहा है, जो भी सामान दूसरे देश से आ रहा है या फिर दूसरे देश जा रहा है, यानी इम्पोर्ट
यानी वहाँ पे भी सीमा पार कर ही रहे हैं, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी लगती है, यानी कि चाहे आप दूसरे देश से मंगाओ सामान या भारत के बाहर भेजो, उस पर क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी तो लगती है, सीमा शुल्क बोलते हैं इसे, ठीक है, याद रखिएगा। कंसोलिडेट फंड यानी कि समकेतिक कोष, ये क्या होता है, सरकार जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेट फंड में रखा जाता है, इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी लेना होती है, ठीक है। सरकार की जो भी इनकम होगी उसे कहाँ रखा जाएगा, कंसोलिडेट फंड में रखा जाएगा, और उससे पैसा निकालने के लिए इसकी संसद की मंजूरी लेनी होती है, ये याद रखिएगा आप। कॉन्टेजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक कोष, अचानक ज़रूरत पड़ने पर सरकार जिस फंड से पैसा निकालती है उसे कंटेंजेंसी फंड कहते हैं, इससे पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। देखो कंसोलिडेट फंड यानी कि इससे संसद की मंजूरी की ज़रूरत होगी, और कंटिजेंसी फंड में क्या होगी, सरकार को संसद की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसे कोरोना काल में पड़ा था, बार बार सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, वो कहाँ से निकाल रही थी, कंटिजेंसी फंड से निकाल रही थी, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय, देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की ज़रूरत पड़ती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सब्सिडी देने, सैलरी देने, कर्ज देने, राज्य सरकार को ग्रांट देने में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय, ऐसा खर्च जिसमें सरकार को कमाई होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसा खर्च सरकार किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में या स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल बनाने में करती है, ठीक है। अब बोलोगे सड़क में कैसे, सड़क हाईवे बनाए जाते हैं, वहाँ पे टोल पे आपसे क्या लिया जाता है कि नहीं, वो टोल टैक्स लिया जाता है। देखो हमने वो हाईवे बनाया, उसके ऊपर, हाईवे के ऊपर आप गाड़ी चलाओगे, हाईवे का इस्तेमाल करोगे तो टैक्स तो दो हमें, ऐसा, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन यानी कि अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, जब कोई शेयर बाजार में एक साल से कम समय के लिए पैसा लगाकर उस पर मुनाफा कमाता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। आपके लिए मैंने हिंदी में बनाया है, सब ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन यानी कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, जब कोई शेयर बाजार में एक साल से ज़्यादा वक्त तक पैसा लगाकर उस पर मुनाफा कमाता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। एक साल से ज़्यादा, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। कुछ तो लोग क्या होते हैं, शेयर लेके भूल जाते हो, करोड़ों में बदल जाता है, पता है, उस शेयरों की कीमत करोड़ों में चली जाती है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, जब सरकार सरकारी संपत्तियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, और आज के बजट में सबसे ज़्यादा विरोध इसी का हुआ है, ठीक है। 1.75 लाख करोड़ का टारगेट सरकार ने रखा है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यूनियन बजट 2021 के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकल मैंने पढ़ाई दी है, अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, कितना देखने को मिल सकता है, 6.8, कितना 6.8% देखने को मिल सकता है। सरकार ने ऐसा कहा है कि फिजिकल डेफिसिट 2022 में कितना देखने को मिलेगा, 6.8। 2021 में जो फिजिकल डेफिसिट था वो कितना रहा था, 9.5, कितना रहा था, 9.5। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रॉस एक्सपेंडिचर जो था 34.5 लाख करोड़ था। ग्रॉस एक्सपेंडिचर मतलब क्या था कि जो खर्च हुआ था, पिछली बार बजट लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास का था, और लेकिन खर्चा कितना हुआ, 34.5 लाख करोड़ का, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना देखने को मिला, 4.39 लाख करोड़ का, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में यानी कि इस साल में जो फिजिकल डेफिसिट था कितना रहा, 9.5%, ठीक, किसका, ये पूरी जीडीपी का। मान लो अगर आप, जीडीपी क्या होता है, किसी देश के अंदर जितनी भी कमाई हो रही है, चाहे वो सर्विस सेक्टर से आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रही है, ठीक है, तो वो जीडीपी कहलाती है, ठीक है। मान लो अगर
100 रुपये हमारी जीडीपी है, ठीक है। तो जो हमारा डेफिसिट हुआ यानी कि खर्चा कितना हुआ, 109 रुपये हुआ, ठीक है। ये होता है, ठीक है। जीडीपी का कितना 9%, कमाई 100 रुपये हुई, खर्चा 109 रुपये हो गया। FY22 में फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया है, 6.8%। कितना, 6.8%। माफ़ कीजिएगा, 2.1 ये वाला और एक ये वाला, दोनों ऊपर से रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। FY22 में ग्रॉस एक्सपेंडिचर ये तो रिपीट हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना देखने को मिलेगा 2022 में, अगले साल में 5.54, और इस साल कितना देखने को मिला है आपको, 3.83 लाख करोड़, ठीक है। मार्केट बोरोइंग इन FY22 कितना, 12 लाख करोड़। मार्केट बोरोइंग कितना, 12 लाख करोड़, यानी कि 12 लाख करोड़ हम क्या लेंगे, भारत सरकार क्या रहेगी, मार्केट से उठाएगी, मार्केट से उधार लेगी, ठीक है। देखो एक बार वापस से देख लो, जो फिस्कल डेफिसिट था 2022 में अगले साल के लिए कितना देखने को मिलेगा, 6.8%, ये सरकार का अनुमान है, ठीक है। और 2021 में कितना, 9.5% रहा है, ठीक है। देखो अब ग्रॉस एक्सपेंडिचर, ठीक है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर यानी कि कितना खर्चा 2021 में देखने को मिला है, 34.5 लाख करोड़, ठीक है। और अगले साल कितने देखने को मिलेगा, 34.83 लाख करोड़। ये कोई गड़बड़ नहीं हुई, माफ़ कीजिएगा, मुझसे हो गई थोड़ी, ठीक है। FY22 में कितना, 34.83 लाख करोड़, ठीक है। FY21 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, 4.93 लाख करोड़, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है, 4.93 लाख करोड़। अगले साल कितना देखने को मिलेगा, 5.54 लाख करोड़, ठीक है। इस साल जो फिस्कल डेफिसिट है, किस साल, इस साल कितना देखने को मिला है, 9.5%। जो अगले साल फिस्कल डेफिसिट कितना देखने को मिलेगा आपको, 6.8%, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। और मार्केट बोरोइंग मतलब उधार लेंगे, कितना उधार लेंगे सरकार, 12 लाख करोड़। कितना लेंगे, 12 लाख करोड़ सरकार उधार लेगी अगले साल, ध्यान रखना। वित्त वर्ष 2021 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, 4.939 लाख करोड़ देखने को मिला है, याद रखना, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कितना, यानी कि 4.5 के नीचे चले जाएगा, ऐसा सरकार का कहना, कब तक, 2026 तक, याद रखना। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट FY21 तक कितना रखा है, 1.75 लाख करोड़ का। कितना, 1.75 लाख करोड़ का, ठीक है। 69 करोड़ बेनिफिशियरी यानी 69 करोड़ बेनिफिशियरी मिल चुके हैं, या फिर 86% जो है लोगों को कवर किया जा चुका है, किसके तहत, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, ठीक है। 69 करोड़ को, या फिर 69 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कवर किया जा चुका है, ठीक है। 44,000 करोड़ अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी गिवन टू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। 44,000 करोड़ रुपए जो है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट को दिए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, ठीक है, याद रखना। देखो फिशिंग हब बनाएंगे कितने, 5, सरकार कितनी, 5 फिशिंग हब बनाने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। 100 सैनिक स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा कहाँ पे, लेह में। एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे कितने, 758, याद रखना। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 32 राज्य यानी कि इंटीग्रेट हो चुके, जुड़ चुके हैं, ठीक है। ई नाम के तहत 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा, कितनी, 1000 मंडियों को। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 74% कर दिया गया है, जो कि पहले कितना था, 49% था। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू होगा 2022-23 से। कब से, 2022-23 से हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू होगा, ठीक है। मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट की शुरुआत की गई है कहाँ पे, स्मॉल टाउन में, ऐसा है ये हिंदी में। देखो मेट्रो नियो, ये ओ आएगा यहाँ पे, नियो, ठीक है। कहाँ पे, स्मॉल टाउन में, ठीक है।
डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2 पब्लिक सेक्टर बैंक में। बैंकों का नाम नहीं पता है, बातचीत जारी है, सरकार ने ऐसा बोला है। IDBI बैंक में भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा, LIC में भी होगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में होगा, शिपिंग कॉरपोरेशन में होगा, कंटेनर कॉरपोरेशन में देखने को मिलेगा, है ना, नीलाचल इस्पात निगम में होगा, ठीक है, और पवन हंस में भी आपको डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है। नई कस्टम पॉलिसी जारी की जाएगी 1 अक्टूबर 2021 से, ठीक है, याद रखना। सरकार ने ऐसा बोला है, जो मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आया गया था, उसके बाद दूसरे अन्य पैकेज भी लाए गए थे छोटे छोटे, तो सभी को कंसोलिडेट कर दिया जाए तो 27.1 लाख करोड़ का अब तक का आत्मनिर्भर भारत पैकेज दे दिया गया है सरकार की तरफ से। किसको? देश को, जो कि भारत की GDP का कितना 13% है, ठीक है, याद रखना। ऐसा भारत सरकार का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने 27.1 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं, जो कि 13% है GDP का, ठीक है, याद रखना। अब देखो, यूनियन बजट 2020-21 जो है 6 पिलर्स पर टिका हुआ है, ठीक है, 6 पिलर्स बताए गए हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड वेलबींग्स, ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस्पायरेशनल इंडिया, री इन्विगोरेट ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, ये सब बताई गई है बातें, यानी कि ये 6 पिलर पे टिका हुआ पूरा की पूरा यूनियन बजट, ठीक है। तो ये पूरे 6 पिलर्स आपको याद करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है अब हमारी एग्ज़ाम के लिए चालू होती है चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी एग्ज़ाम के लिए यही है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। कौन सी एग्ज़ाम? सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा IBPS RRB क्लर्क 20 फरवरी को, ठीक है, पूरा पेपर यहीं से उठ के आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना चालू की जाएगी, इस 6 साल के लिए होगी ये, ठीक है, माफ 6 साल के लिए नहीं होगी तो अच्छे साल, यानी कि अब कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन पहले 6 साल का बजट इन्होंने दे दिया 64,180 करोड़ का। कितना? 64,180 करोड़ का बजट इन्होंने दे दिया है। जल जीवन मिशन अर्बन के लिए, जल जीवन मिशन अर्बन के लिए 2,87,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कितने? 2,27,000, माफ़ कीजिए 87,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2021 से लेकर 2026 तक के, ठीक है। क्लीन एयर के लिए 2,217 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 2,217 करोड़ का, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, ठीक है, कोविड-19 की जो वैक्सीन बन रही है उसके लिए 35,000 करोड़ का आवंटन है, ठीक है। हेल्थ एंड वेलबिंग, ठीक है, इसके लिए 2,23,886 करोड़ रुपए इस साल दिए गए हैं और 137% की इसमें बढ़ोतरी है। मतलब अगर देखा जाए तो इस साल स्वास्थ्य के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान भारत सरकार दे रही है। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम के तहत 1.97 लाख करोड़ सरकार दे रही है 2021-22 में, ठीक है, याद रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने 1.10 लाख करोड़ 1,10,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, ठीक है, ये याद रखना। प्रोजेक्ट रहेंगे इनके 217। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI, ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भारत सरकार ने 20,000 करोड़ आवंटित किए हैं, ठीक है, याद रखना। असेट मोनेटाइजेशन के लिए NHAI को 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। इसी तरह PGCIL इन्वेस्टमेंट को 7,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5.35 लाख करोड़ का बजट है, याद रखना, 5.35 लाख करोड़ का। तमिलनाडु में हाईवे बनाने के लिए कितना? 3,500 किलोमीटर का 1.03 लाख करोड़, 1,03,000 करोड़ का बजट है। NHAI केरला 1100 किलोमीटर का हाईवे बनेगा, 65,000 करोड़ का बजट दिया गया है यहाँ पे सरकार की तरफ से। NHAI बंगाल को 675 किलोमीटर के हाईवे बनाने के लिए 25,000 करोड़ का बजट है, ठीक है।
NHAI असम को 1300 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए 34,000 करोड़ का बजट है। और टोटल ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को 1,18,101 करोड़ का बजट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लाख लिख दिया है, या फिर बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 1.18 लाख करोड़ का। ठीक है, ऐसा। रेलवे को जो दिया गया 1,10,055 करोड़ का बजट है रेलवे के लिए। ठीक है, 1,10,055 करोड़ का। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए 18,000 करोड़ का बजट है। किसका? पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए। ठीक है, अब मेट्रो के लिए भी दिया है। कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज़ 2 के लिए है 1,957.50 करोड़ का। ठीक है, 11.5 किलोमीटर का ये बनना है कॉरिडोर। चेन्नई मेट्रो के लिए 63,246 करोड़ का 118.9 किलोमीटर लंबी ये कॉरिडोर है। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज़ 2A के लिए और 2B के लिए 14,788 करोड़ रुपए, 58.19 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज़ 2 के लिए 5,976 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसी तरह नासिक मेट्रो के लिए 2,092 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, 5 साल के लिए 2026 तक। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को 3,05,984 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी। ठीक है, पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज को 2,000 करोड़ रुपए, इंडियन शिपिंग कंपनीज को 1,624 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1,000 करोड़, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, ठीक है, 1,500 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखना ये सब 2020-21-22 के लिए, माफ़ कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब जो अलग अलग कैटेगरीज में किसान होते हैं, कोई गेहूँ उगाता है, कोई पैडी उगाता है, कोई पल्सेस उगाता है, कोई कॉटन की खेती करता है, उनके लिए बजट दिया गया है। गेहूँ किसान, वीट किसान के लिए 75,060 करोड़ रुपए। ठीक है, पैडी किसान 1,72,752 करोड़ रुपए। पल्सेस किसान 10,530 करोड़ रुपए। कॉटन किसान को दिया गया 25,974 करोड़ रुपए। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट जो सरकार का है 16,5 लाख करोड़ का है। मतलब जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लोन देने का जो प्रावधान सरकार ने करा है 16,50,000 करोड़ रुपए है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 40,000 करोड़ सरकार देने वाली है। ठीक है, याद रखना। माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ सिंचाई के लिए। ठीक है, MSME सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ रुपए, 15,700 करोड़ रुपए MSME सेक्टर के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, इसके लिए 35,219 करोड़ रुपए 6 साल के लिए। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 35,219 करोड़ रुपए 6 साल के लिए। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 3,000 करोड़ रुपए। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए। डिजिटल सेंसस 3,768 करोड़ रुपए, मतलब जो जनगणना होगी डिजिटल तरीके से होगी, इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए है। गोवा लिबरलाइजेशन डायमंड जुबली 300 करोड़ रुपए। ठीक है, गोवा जो है अपना लिबरलाइजेशन डे मनाएगा डायमंड जुबली इस साल, तो उसके लिए है 300 करोड़ रुपए। वेलफेयर ऑफ द टी वर्कर्स 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, टी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए 1,000 करोड़ रुपए हैं, याद रखना। तो दोस्तों ये था पूरा फंड का एलोकेशन। ठीक है, जो भी यानी कि दूसरा जो फेज़ है इसका वो मैं कल लेकर आऊँगा, जिसमें हम बात करेंगे कि ड्यूटीज़ के बारे में, कौन सी नई चीज़ लागू होगी। ठीक है, टैक्स में किसे छूट मिली है, किसे नहीं मिली है, इस सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये पूरा की पूरा जो स्कीम्स हैं, जो बजट की जो स्कीम्स लाई गई हैं, और उसमें
पुराना केस कितना था और अब कितना है, इस सब का भी हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण था, जो महत्वपूर्ण यानी जो फेस था इस बजट का, मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अगर कुछ और बचा रहेगा तो हम उसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन पसंद आया तो लर्निंग IQ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।